students, welcome to Shortcut. We are continuing our chapter number 21 from our social science book of class 10th, social change. So in my first video we have already studied this chapter almost half, and today we will start from the topic protecting the elderly and helpless. अब elderly जो बुज़ुर्ग लोग आते हैं उनकी बात करेंगे हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर. अब elderly यानी कि बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो जो है हेल्पलेस जो है वो पूरे यूनिवर्सली मतलब देखने को मिलते हैं. यानी कि समस्या जो है उनकी ये सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में देखने को मिलती है. ओल्ड एज जो है वो एक नेचुरल ऑर्डर, ऐसा तो है नहीं कोई व्यक्ति दुनिया में कि वो बूढ़ा नहीं होगा. हर एक व्यक्ति इस दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो जन्मा है वो बुजुर्ग बूढ़ा तो होगा ही. तो हम कह सकते हैं कि ये समस्या जो है एल्डरली की ये पूरे विश्व की समस्या है, और बुज़ुर्ग लोगों की सिक्योरिटी, उनकी देखभाल की जो जिम्मेदारी है ये हमारे पूरे समाज की है. अब आज बात की जाए अगर एवरेज एज की तो लगभग 4.3 ईयर्स बढ़ गई है एवरेज एज. एवरेज एज पहले की एवरेज एज जो होती थी वो कम होती थी, अभी एवरेज एज में बढ़ोतरी हुई है. क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स, नए नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं. तो इस कारण से जो एवरेज एज है वो लगभग 4.3 साल बढ़ चुकी है. अब भारत के अगर एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें, पहले ये 63.5 साल थी, अभी बढ़कर ये 67.5 ईयर्स यानी कि लगभग 4-4.5 साल ये बढ़ चुकी है 2015 की बात की जाए तो. नंबर ऑफ एल्डरली पीपल, अब जैसे जैसे ये बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन भी आप जानते हैं कि काफ़ी बढ़ गई है, तो ऐसे में एल्डरली लोग जो हैं उनकी गिनती भी बढ़ती जा रही है. जैसे कि 2.75 करोड़ बढ़ चुकी है. अकॉर्डिंग टू वन estimate the number of elderly women was 5.28 crore in 2011 while the number of elderly men was 5.11 crore. यानी कि लगभग महिलाओं और पुरुषों का जो रेशियो था वो समान ही था, दोनों की समान ही गिनती थी. पीपल आर हाईएस्ट नंबर ऑफ एल्डरली पीपल, सबसे ज़्यादा एल्डरली लोग जो हैं केरला में देखने को मिलते हैं और सबसे कम हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं. गुजरात की बात की जाए तो लगभग 35 लाख ये आंकड़ा है. पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एल्डरली लोगों की जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, और एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है. तो ऐसे में इन लोगों को किस प्रकार से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से इनको हम देख सकते हैं. अब वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बहुत होता जा रहा है भारत के ऊपर, आप जानते हैं. इस कारण से लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं. जॉइंट फैमिलीज टूट चुकी हैं, अभी जॉइंट फैमिलीज में लोग रहते ही नहीं हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में लोग रहना पसंद करते हैं. तो ऐसे में जो बुज़ुर्गों के प्रति उनकी ड्यूटीज़ हैं उसको वो भूल जाते हैं, उनका जो कल्चर, उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको भूल जाते हैं, और इस कारण से एल्डरली लोग जो हैं उनको ओल्ड एज होम्स में रख दिया जाता है. यानी कि वृद्ध आश्रम में रहते हैं, वहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता है. तो इन लोगों की जो मतलब जो किया जा रहा है, वैसे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि एल्डरली लोग जो हैं यानी कि बुज़ुर्ग जो हैं, पहले हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिलीज़ में गाँव में लोग रहते थे तो काफ़ी बड़ी फैमिलीज़ होती थी, लेकिन शहरों में आजकल जॉइंट फैमिलीज़ का प्रचलन नहीं है. तो ऐसे में बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको मोस्टली ओल्ड एज होम्स में डाल दिया जाता है. तो इस प्रॉब्लम की तरफ यूनाइटेड नेशंस का ध्यान गया, और यूनाइटेड नेशंस ने 1999 का जो साल था उसको इंटरनेशनल एल्डरली ईयर के नाम से बनाया 1999 को. और इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड एल्डरली पीपल्स डे, इस दिन इन्होंने पूरे वैश्विक लेवल पे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया. अब उनके लिए जो सेफ्टी है उनकी और सिक्योरिटी के लिए सरकार ने क्या किया है वो भी हम यहाँ देखते हैं. तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, 1999 की बात की जाए तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, नेशनल पॉलिसी फॉर द सीनियर सिटीज़न. एक पॉलिसी बनाई गई थी सीनियर सिटीजन के लिए, जिसके मुताबिक उनके लिए पेंशन की सुविधा दी गई थी. यानी कि बुज़ुर्ग जो हैं सीनियर सिटीजन उनको पेंशन दी जाए ताकि बुढ़ापे में कम से कम वो अपना अच्छे से गुजारा कर पाएँ. वेरियस स्कीम्स के अंतर्गत जो एल्डरली लोग हैं उनको, जैसे कि स्कीम्स के मुताबिक ज़्यादा इंटरेस्ट, अगर उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा. और मेल और फीमेल आर गिवन 30 to 50% डिस्काउंट. इवन उनको 30 से 50% तक रेलवे एयर टिकट या मतलब जो भी सरकारी बसों के द्वारा या यात्रा करते हैं वहाँ पर आपको 50% तक का छूट भी लगभग दिया जाता है. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने ओल्ड एज होम्स बनाए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जैसे कि वहाँ पर
गार्डन्स बनाए जाते हैं ताकि बुज़ुर्ग लोग वहाँ बैठ सकें, इवन उनके योगा, म्यूज़िक और गेम्स ताकि मेंटल एक्टिविटीज़ उनकी हो, इसके लिए भी काम किया जाता है। गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स केयर एंड वेलफेयर रिलेटेड लॉ इन 2007। तो इससे रिलेटेड एक लॉ भी 2007 में बनाया गया, जिसके मुताबिक अगर इनके खिलाफ कोई डोमेस्टिक वायलेंस होती है, घरेलू हिंसा होती है, या फिर इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, या इनको किसी प्रकार से भी इनके साथ गलत किया जाता है, तो इसमें जो भी व्यक्ति वो करता है, यानी कि बच्चे जो हैं उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। और एल्डरली लोग जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी जो है फैमिली की है और रिलेटिव्स की है, ये हमारे इस कानून में लिखा गया है। और उनके पास राइट है, उनको अधिकार दिया गया है कि वो बच्चों से अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं। अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, तो भी बच्चे उनको उनका मेंटेनेंस खर्चा ज़रूर देंगे। तो ये कुछ प्रोग्राम्स जो हैं जो चलाए गए थे ताकि जो बुज़ुर्ग हैं उनको प्रोटेक्टेड रखा जा सके सोसाइटी के अंदर। आगे का टॉपिक हमारा हम देखने जा रहे हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज़। अब एंटी सोशल एक्टिविटीज़ यानी कि एंटी मतलब अगेंस्ट, सोशल मतलब सामाजिक, एक्टिविटीज़ यानी कि ऐसे कार्य जो समाज के विरुद्ध हों, जो सोसाइटी के विरुद्ध हों, उनको हम एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। अब इसमें क्या कुछ आ सकता है, जैसे कि आप ले लीजिए किडनैपिंग, रॉबरी, चीटिंग, यानी कि जो भी ऐसा काम है, क्राइम, जो कि हमारे, अब क्राइम तो हमारी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है ना, कहीं चोरी हो रही है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो, कल को वो किसी और के घर में भी, आज हमारे घर में भी होगी। तो ये जो कुछ क्राइम्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर क्राइम्स। और उसके अलावा कुछ दूसरी क्राइम्स भी रहती हैं, जैसे कि करप्शन, टैक्स एवेजन, यानी कि ये जो है इनको हम बोलते हैं ब्लैक, ये भी हमारी क्राइम्स में ही शामिल है ये सब भी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करप्शन के बारे में। करप्शन जो है वो बहुत ही बड़ी समस्या है और ये ग्लोबल समस्या है, यानी कि आपकी मेरी नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। वर्ल्ड बैंक ने इसकी डेफिनेशन दी है कि करप्शन हम किसको बोलेंगे, कि अब करप्शन किसको कह सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाता है अगर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो उसको हम कह सकते हैं करप्शन। भले वो कोई भी है, अगर वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो इसको हम करप्शन कह सकते हैं। करप्शन से लोग जो हैं अपनी पावर का, अपने स्टेटस का फ़ायदा उठाते हैं। करप्शन जो है हर एक सेक्टर में है, भले वो सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह पर भारत में आपको करप्शन देखने को मिलेगा। करप्शन में रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही समान रूप से सज़ा के पात्र बनते हैं। करप्शन की बात की जाए भारत में और दूसरे देशों में, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है इनके अंदर। अब करप्शन मतलब यही नहीं कि पैसा देना, सिर्फ पैसा देना ही करप्शन नहीं है, गिफ्ट देना। अब देखिए एक बैंक वाला है, वो आपको लोन पास करवा देता है आपका कुछ ले दे के, तो आप उसको डायरेक्ट पैसा नहीं देते, लेकिन आप उसके घर पे कोई गिफ्ट भिजवा देते हो, तो ये भी एक तरह से ब्राइब हुई, इसको भी रिश्वत ही माना जाएगा। अगर आप उसको कॉस्टली ऑर्नामेंट्स देते हो या कोई ऐसी चीज़ देते हो, या फॉरेन ट्रिप्स, जैसे आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं जिनके पास जो एमआरस जो रहते हैं, कंपनी वाले जो हैं दवाइयाँ बेचते हैं, जो वो उनको जाकर एमआरस मिलते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, और उनको बोलते हैं कि हमारी दवाइयों का उपयोग ज़्यादा करो, तो डॉक्टर उनकी दवाइयाँ ज़्यादा बिकवाएगा, तो बदले में जो कंपनी है वो उनको फॉरेन ट्रिप्स वगैरह देती रहती है, फॉरेन ट्रिप्स देती रहती है, ताकि वो डॉक्टर जो है अपनी फैमिली के साथ या अकेला भी फॉरेन ट्रिप्स के लिए जा सकता है। तो यानी कि ये क्या है, ये एक तरह से ब्राइब हुई कि भाई वही दवाई जब सस्ते दाम पे मिल रही है दूसरी कंपनी की, तो वो छोड़कर आप एक महंगी मिलने वाली दवा को लोगों को प्रिस्क्राइब करके लिख के दे रहे हो, तो लोगों की जेब से पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो ये एक तरह से करप्शन ही हुआ। अब करप्शन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, तो चलिए देखते हैं आगे। अब करप्शन के कारण हमारी मोरल वैल्यूज़ और हमारी जो सोशल पॉलिसी है वो पूरे तरीके से टूट चुकी है, यानी कि हमारी मोरालिटी ख़त्म हो जाती है। आज अगर हम बात करें मोस्ट करप्ट कंट्रीज़ के अंदर, तो भारत का भी नाम उनमें से एक आता है, तो हमें बड़ा शर्म आता है इस चीज़ के लिए, तो ये हमारी मोरल वैल्यूज़ के विरुद्ध है। इससे ब्लैक मनी की समस्या ऑरिजिनेट होती है, जो कि देश की डेवलपमेंट में रुकावट है। अब ब्लैक मनी, जैसे कि अभी देखा नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी को रोकने की सोची गई, लेकिन वो फिर वैसे की वैसी समस्या हमारे सामने खड़ी रह जाती है। फिर ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑन लॉ ऑफ स्टेट्स, यानी कि कानून व्यवस्था जो है, न्याय तंत्र है, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके ऊपर लोगों का विश्वास उठ जाता है। अब जैसे कल की घटना आप ले लीजिए, हाथरस में एक जो रेप हुआ है, उसके बाद जो लड़की थी उसके शव को चुपचाप पुलिस वालों ने, डीएम ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो ऐसी घटनाएं होंगी। फिर सुनने में आ रहा है कि उस
परिवार को फ़ोन आ रहे हैं कि भाई इतने पैसे तुमको दे दिए जाएंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे, तुम सरकार से समझौता मत करना, या ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं। तो पैसा जो है मतलब वो करप्शन के कारण लोगों का विश्वास जो है वो सरकार से, न्याय तंत्र से उठ जाएगा। फिर इनजस्टिस, अन्याय और डिस्पैरिटी इन इनकम। जो आदमी पैसे वाला होगा वो पैसा खिला के न्याय ले लेगा, और कुछ लोग तो बहुत अमीर हो जाएंगे जो करप्शन करते हैं, और कुछ गरीब के गरीब रह जाएं। तो इस तरीके से जो मिडिल क्लास लोग हैं वो एक स्ट्रगल करने के लिए, पुअर लोग हैं वो स्ट्रगल करते रहेंगे। तो इस तरीके से ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन होता है। करप्शन के कारण मोरालिटी एंड नेशनल कैरेक्टर एट रिस्क। अब देश के कैरेक्टर की बात की जाए, अब हम बात करते हैं कि सबसे करप्ट देशों में अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी एक करप्ट देशों में माना जाता है, क्योंकि करप्शन का लेवल यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक फैला हुआ है। तो ये हमारे देश के कैरेक्टर के ऊपर, जो हम बोलते हैं ना हिंद देश के निवासी, यानी कि हमारा जो ये जो सुनहरी इतिहास है, इस सुनहरी इतिहास के नाम पे ये जो हमारा जो करप्शन है ये हमारे देश के ऊपर एक कलंक है। इससे हमारे देश का नाम मिट्टी में मिल जाता है विदेशों में। अब करप्शन को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? पहला देखिए, सेंट्रल एंटी ब्राइबरी ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया है, जो कि 1964 में बनाया गया था। इसका काम था जो सरकारी अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, जो कि करप्शन से जिनका नाम आता है करप्शन में, उनके खिलाफ एक्शन लेना, उनको रंगे हाथों पकड़ना। और इसके अलावा डिपार्टमेंट, गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के अंदर भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया इसका, और इसका नंबर आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे है 1823 34 4444। ये एंटी करप्शन का नंबर है गुजरात के अंदर। अगर आप कोई भी समस्या आप फेस करते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। करप्शन, टू स्टॉप करप्शन इंडियन गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड एंटी करप्शन एक्ट, जो कि 1988 में बनाया गया था, जिसका मुताबिक एक क्लीन पब्लिक लाइफ, यानी कि मिसयूज़ करते थे ना जो अपनी पोजीशन का लोग, उस चीज़ को रोकने का मतलब एक प्रावधान बनाया गया। इसके मुताबिक जो पब्लिक सर्वेंट रहते हैं या फिर बड़े बड़े अधिकारी, पॉलिटिशियंस जो हैं, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी की। वो पोस्ट, वो जो भी पोस्ट हो, सरकारी पोस्ट, भले वो नेता है या ऊंची ऊंची पोस्ट पे काम करें, उनको अपनी पूरी प्रॉपर्टी की जानकारी देनी पड़ती है, ताकि पता लगाया जा सके कि ये इस कार्यकाल में इसने पैसा कितना कमाया, यानी कि उसकी पगार के अलावा तो उसकी कोई इनकम नहीं है ना। अगर वो 2 नंबर में यानी कि करप्शन के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है तो उसके ऊपर जाँच के आदेश दिए जा सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत क्या है, 2005 में ये बनाया गया, और सिटीजन चार्टर के अनुसार गवर्नमेंट जो है वो जो भी वर्क रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यानी कि जो सरकारी, जैसे कि कहीं पुल बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, उन सबको एक प्रॉमिस टाइम के अंदर ही पूरा करना पड़ेगा। उनके काम के अंदर डिले नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या होता है पहले कि लोग जो हैं वो अपने चहीते, जो भी उनके जो ठेकेदार रहते हैं, जो पुल बनाने वाले, रोड बनाने वाले, उनको जब काम दिया जाएगा तो क्या होगा, वो उसमें से 1 करोड़ का अगर उनको ठेका मिला, उसमें से आधा पैसा तो वो लोग, जो अधिकारी रहता है जो उसको दिलाता है ठेका, वही खा जाता है। फिर वो काम धीरे धीरे लटका के चलाते रहते हैं, पब्लिक सफ़र करती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया, जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि भाई ये चीज़ बनाई जा रही है, इसको कब बनाया जाएगा, तो उसके बारे में कौन बना रहा है, कितने में बनाई जा रही है, उसकी पूरी डिटेल जानकारी हम लोग सरकार से मांग सकते हैं, रिलेटेड अधिकारी से मांग सकते हैं। तो ये भी उनको हमें देना पड़ेगा। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एनेक्टेड ब्लैक मनी एक्ट, 2005 में ब्लैक मनी एक्ट बनाया गया, जिसके मुताबिक काला पैसा रखना, यानी कि काला धन जो है वो एक क्राइम माना जाएगा। और इसके अलावा एक और चेंज किया गया, फेमा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी कुछ बनाए गए हैं। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कर्ब करप्शन, यानी कि ये सब जो बिल्स बनाए गए हैं। इसके अलावा लोकपाल, लोकायुक्त वगैरह भी कुछ स्टेट्स के अंदर किया गया है। तो इसके द्वारा एक कोशिश की जा रही है कि भाई आने वाले समय के अंदर करप्शन को जितना हो सके उतना जड़ से ख़त्म किया जा सके। गुजरात विजिलेंस कमीशन गांधीनगर, जो गुजरात का विजिलेंस कमीशन है, इन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन जो है जगह जगह पर की है, ताकि करप्शन को रोका जा सके और पावर का मिसयूज़ करने वाले ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जो अधिकारी अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आगे है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अब 2005 में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, उसके बारे में, सूचना का अधिकार जो है वो क्या है। 15 जून 2005 को गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया गया था, और ये सब स्टेट्स के अंदर अप्लाई किया गया था, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। और इसको सीक्रेट सर्विसेज के ऊपर अप्लाई नहीं किया गया है, यानी कि ऐसी बॉडीज़ जो कि
देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हम उसके बारे में तो कोई भी चीज़ मतलब आम नहीं कर सकते ना, हमारी सिक्योरिटी के बारे में या देश की जहाँ पर सुरक्षा की बात आती है, तो ऐसे जो कुछ मुद्दे हैं उनको अलग रखा गया। बाकी सब कुछ जो है वो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत अधिकार है हमें कि हम सरकार से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब इसका जो काम है, ट्रांसपेरेंट, क्लीन, सिंपल एंड क्विक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस। अब यानी कि जो भी कार्य किया जा रहा है, सपोज एक पुल बनाने का ही काम हो रहा है, अब वो भाई 2 साल 3 साल 4 साल से लटका हुआ है, लेकिन जब हम आरटीआई के अंतर्गत सरकार से जब जवाब मांगे कब बन जाएगा, तो तुरंत अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा, इतने दिन में बन जाएगा। अगर उतने दिन में वो नहीं बनता है तो रिलेटेड अधिकारी को जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से कोशिश की गई है कि इस सिस्टम को, हमारे सिस्टम को एक ट्रांसपेरेंसी दी जा सके, एक पारदर्शिता दी जा सके। आगे हमारा हाउ टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गया, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन लेनी कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखिए, इसके लिए फ़ीस भरनी पड़ती है आपको 20 रुपये। कितनी? 20 रुपये कैश दे सकते हो या फिर आप पोस्टल ऑर्डर से भी पे कर सकते हो। और इसके अलावा आपको एप्लीकेशन जो है वो खुद साइन करके देनी है, वो टाइप भी दे सकते हो आप, या फिर इवन ईमेल के फॉर्म में भी आप भर सकते हो। यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, उस डिपार्टमेंट को 20 रुपये की फ़ीस भरनी है आपको, और टाइप करके या हैंड रिटन अपने साइन के द्वारा वो आप जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हो। और इवन आप पर्सन फ्रॉम द फैमिली, जो बीपीएल फैमिली से रिलेटेड है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, उनको तो ये 20 रुपये की फ़ीस भी नहीं देनी है, उनको ये भी पे नहीं करनी है। और यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो मांग सकते हैं। यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो। फिर जो अधिकारी रहेगा, जिसको APIO कहा जाता है, यानी कि असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, आपने वो एप्लीकेशन तो दे दी, कैसे दी? 20 रुपये का आपने जो चार्ज भरा 20 रुपीज़ का, और एप्लीकेशन अपने हाथ से लिखी या टाइप करके अपने साइन के द्वारा अपने जिस डिपार्टमेंट से आपको चाहिए उस डिपार्टमेंट को आपने सबमिट कर दी। अब इसके लिए आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। अब जो APIO जो है, अधिकारी जो है, वो आपको एक रसीद देगा कि आपकी एप्लीकेशन उसने ले ली है। वो आपको एक रसीद देगा जिसके ऊपर एक सीरियल नंबर डाला जाएगा, जिसको ID नंबर भी कह सकते हैं एप्लीकेशन का। तो आपको एक रसीद मिल जाएगी। उसके बाद जो भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस, जो भी जानकारी लेना चाहे, आपको आपके एप्लीकेशन का कुछ नहीं दे, बस सिर्फ ID नंबर दिखाओ। वहाँ जाके आप जाके अपने एप्लीकेशन का सीरियल नंबर या ID नंबर नोट कर लीजिए, और वो जाकर आप पूछोगे भी मेरी इस एप्लीकेशन का क्या हुआ, तो तुरंत आपको वो देंगे। इसके बाद आगे का जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, वहाँ पे सिर्फ ये ID नंबर यूज़ किया जाएगा, उस एप्लीकेशन को एक ID नंबर के रूप में जाना जाएगा। API जो है वो आपको लगभग 30 दिन के बाद, आपने जब एप्लीकेशन दी उसके 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अगर आप कॉपी मांगते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, अगर उसकी कॉपी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ फ़ीस रहती है, कोई 20-50 रुपये उसके भी होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। वो भर दो तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटर्न फॉर्म में उसकी एक कॉपी भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको API जो है, अगर वो रिफ्यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन देने से, वो आपको रिफ्यूज़ कर सकता है। इफ़ द इन्फॉर्मेशन, वो रिफ्यूज़ कब कर सकता है आपको? रिफ्यूज़ मतलब मना कब कर सकता है? अब आपने बोला कि मुझे एक कॉपी दो भी इस इन्फॉर्मेशन की, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे देश की सुरक्षा से रिलेटेड या कि हमारे देश के हितों से, सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, तो APIO आपको वो इन्फॉर्मेशन की कॉपी नहीं देगा। तो इस केस में वो आपको मना कर सकता है, यानी कि सीक्रेट इश्यूज़ हैं कुछ उसके अंदर, या जिसमें कोर्ट के कुछ आदेशों के बारे में लिखा गया, यानी कि जो ऐसी चीज़ उसको लगे कि भाई ये ठीक नहीं है, जिससे क्राइम को प्रमोट किया जा सकता है, यानी कि जो देश हित के लिए नहीं है, तो वो चीज़ देने के लिए आपको मना कर सकता है। अदरवाइज़ वो आपको कॉपी देगा एक नॉर्मल फीस भरने के बाद। तो हमने देखा कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब इसके बाद क्या होता है? अगर डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो क्या करोगे? 30 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो क्या करेंगे हम लोग? तो आप फिर APIO के ऊपर होता है PIO, वो असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर था, ये है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो आप PIO में 30 दिन के अंदर फिर से आप वहाँ पर फाइल कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन। जैसे आपकी एप्लीकेशन ऊपर से रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट होने के 30 दिन के अंदर आप फिर से एप्लीकेशन दे सकते हो, और इसके लिए आपको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहली एप्लीकेशन के लिए तो फ़ीस पे कर ही दी थी, और उसी के कारण आप ये आगे जा रहे हो, आगे एप्लीकेशन दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उसका कोई जवाब नहीं मिला।
इस कारण से आपको यहाँ पर फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पहली जो आपकी एप्लीकेशन है वो सामने नहीं आती, उसका आपको जवाब नहीं मिलता है, यानी कि जो एप्लीकेंट है वो रिफ्यूज़ कर देता है, एप्लीकेंट मतलब जो एप्लीकेशन देने वाला है उसको जवाब नहीं मिलता है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो ऑफेंडेड एप्लीकेंट मे मेक अ सेकेंड अपील। तो आप दूसरी अपील भी कर सकते हो। किसको? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। देखिए, APIO नहीं देता है तो PIO के पास जाओ, PIO नहीं देता है तो आप SCIO स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जा सकते हो। कितने दिन के अंदर अंदर? 90 दिन के अंदर। आगे बताया गया प्रोविजन ऑफ फाइन। अब फाइन के लिए भी कुछ प्रोविजन बताया गया कि फाइन किस प्रकार से वो लोग कैलकुलेट करते हैं। इफ एनी इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिफ्यूजेज टू गिव इंफॉर्मेशन विदाउट गिविंग रीजनेबल ग्राउंड फॉर हाइड्स इंफॉर्मेशन, अगर कोई अधिकारी आपको जानकारी नहीं देता है, इंफॉर्मेशन देने से मना करता है या कुछ इंफॉर्मेशन छुपा लेता है खराब भावना से, यानी कि मतलब जानबूझ के ऐसा कर रहा है, या फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है, तो ऐसे में उस ऑफिसर को फाइन भी किया जा सकता है, यानी कि जिससे आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है उसको फाइन भी किया जा सकता है। एंड फिक्स चार्जेस पर डे फॉर डिले इन प्रोवाइडिंग, जितने दिन वो देर करेगा, एक दिन के हिसाब, सपोज एक दिन का उन्होंने 100 रुपये के हिसाब से चार्ज दिया, तो उसने 10 दिन बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी, तो 100 के हिसाब से 10 दिन का 1000 रुपये उसको चार्ज फाइन किया जाएगा। फॉर एनी क्वेरी, अगर कुछ क्वेरी हो, स्पेशल इन्फॉर्मेशन गाइडेंस अगर आपको चाहिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के लिए, तो उसके लिए आप ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ये नंबर आपके सामने दिया गया है। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर आप देख रहे हो, इसके ऊपर अगर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरे तरीके से जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। और ये जो है ये सब वर्किंग डेज के ऊपर रहता है, यानी कि सिर्फ पब्लिक हॉलीडेज जो हैं तब ये आपको ये नंबर नहीं लगेगा, लेकिन उसके अलावा आप किसी भी दिन यहाँ पर कॉल करके आप अपनी जानकारी जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर डेडलाइन भी दी जाती है, यानी कि जो अलग अलग मैटर्स हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से डेडलाइन दी गई है कि कितने दिन के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जिसके कारण आप अपनी स्टेटस भी जान सकते हो अपनी एप्लीकेशन का, कि भी आपकी एप्लीकेशन का क्या हुआ, कहाँ पहुँची, कितने दिन और लगेंगे, ये सब चीज़ें आप अपने तरीके से जान सकते हो इस नंबर पे कॉल करके। गुजरात गवर्नमेंट ने भी कॉमन सर्विस शुरू किया पोर्टल इसके लिए, जिसमें लोग जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं और पेमेंट भी दे सकते हैं ऑनलाइन ही। अबाउट 28 सर्विसेज, सिर्फ ये 28 के बारे में बताया गया है। एंड में इंक्वायर द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन 24/7। हाँ, अपनी एप्लीकेशन का आप स्टेटस जानना चाहते हो तो 24 घंटे और 7 दिन, यानी कि 24 आवर्स तो चालू है, लेकिन इसमें 28 सर्विसेज के बारे में ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, इसको एक रेवोल्यूशनरी स्टेप माना गया है करप्शन को रोकने के लिए। अब लॉ रिगार्डिंग राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE की हमने RTI देखा, देखिए इन दोनों में फ़र्क है। RTI जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन है और RTE जो है राइट टू एजुकेशन है। अब सरकार ने 2009 में एक लॉ बनाया गया जिसमें हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। अब इस लॉ की ज़रूरत क्या थी? सबसे पहले कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाना इसका मेन मोटिव है। बच्चे जो हैं उनको फिजिकल, मेंटल और ऑल राउंड डेवलपमेंट मिल सके, इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है। ये जो एजुकेशन के लिए बनाया गया जो एक्ट राइट दी गई है, ये इसी उद्देश्य से दी गई है। अब स्कूल्स जो हैं इसके लिए उनको ग्रांट्स दी जाती हैं। अब पहला यहाँ पर पॉइंट बताया गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अंतर्गत 6 से 14 साल का कोई भी बच्चा अपने नज़दीक के किसी भी स्कूल में जा सकता है, किसी भी लोकेलिटी के कोई भी स्कूल है उसमें जा सकता है। अगर उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, एज प्रूफ, तो उसको एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता है। वो एज प्रूफ के तौर पे एक एफिडेविट बनाकर दे सकता है, उसके पेरेंट्स से एक एफिडेविट बनवाकर लिखवाकर वो दे सकता है और उसको मान्य माना जाएगा, यानी कि दैट इज़ वैलिड। अब बच्चा जो है वो 14 साल का हो गया है लेकिन उसकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, तो भी उसको फ्री एजुकेशन दिया जाए। यानी कि कुल मिला के 6 से 14 साल की उम्र नहीं कहेंगे हम कहेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई है, कि भी कम से कम आप प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर चुके हो। समझो कि आप 14 साल के हो गए और आप अभी 7th में हो, तो कोई बात नहीं, आप प्राइमरी यानी कि 8 तक आप आराम से पढ़ सकते हो, भले आप 14 साल से आपकी उम्र ज़्यादा होगी तो।
एडमिशन के समय बच्चा जो है वो 6 साल का होना चाहिए। अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देता है तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड काम आएगा, अगर वो भी नहीं है तो पेरेंट्स एफिडेविट दे सकते हैं एज प्रूफ के तौर पे। स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एडमिशन के समय। फीस की बात की जाए, वो किसी भी तरीके से फीस सरकारी स्कूलों में उनसे नहीं ली जाएगी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चों का इंटरव्यू लिया जाना या पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाना, ये सब अलाउड नहीं है। और बच्चों को जो एडमिशन दिया जाता है उनके पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, यानी कि पेरेंट्स को देखकर जो दिया जाता है, या फिर इवन एडमिशन टेस्ट लिए जाते हैं, ये सब चीज़ें गलत मानी गई हैं। पर फिर भी आप देखो, एडमिशन के समय बच्चों का टेस्ट भी होता है, पेरेंट्स का भी टेस्ट होता है। चलो बच्चों का तो ठीक है, दिल्ली जैसे बड़े शहरों, मुंबई जैसे शहरों में तो पेरेंट्स का भी टेस्ट होता है। अब एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, जो 3 से 5 साल के बच्चे जो हैं उनको नर्सरी को अंडर लॉ लिया गया। पहले नर्सरी जो थी वो मतलब सरकार के अंडर नहीं आती थी, लेकिन अब नर्सरी को भी लॉ के अंडर लिया गया है और उसके लिए भी ट्रेनिंग दी गई है। स्पेशल प्री स्कूल्स खोले गए हैं जहाँ पर ट्रेन टीचर्स होते हैं, उनके परफेक्ट कोर्सेज तैयार किए जाते हैं, करिकुलम तैयार किया जाता है और प्रॉपर एवोल्यूशन उनका भी होता है। यानी कि 6 साल की उम्र में तो बच्चा स्कूल जाएगा फर्स्ट से, लेकिन उससे नीचे की बात की जाए तो नर्सरी एजुकेशन भी उनको दी जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन जो है, जो हमारा SC ST बैकवर्ड क्लास वाले जो हैं, उनके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं। जो पढ़ना चाहते हैं और इन कैटेगरीज में आते हैं तो उनको प्राइवेट प्राइमरी स्कूल के अंदर भी एडमिशन दिया जाता है। गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंतर्गत, अभी ये चीज़ तो आप भली बात ही जानते होंगे कि लगभग हर एक क्लास के अंदर 25% जो बच्चे हैं वो फ्री पढ़ते हैं, यानी कि वो BPL के, यानी कि बैकवर्ड क्लास, यानी कि ये जो हमारा वर्ग है इससे जुड़े हुए रहते हैं, वीकर सेक्शन वाले, तो उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। स्कूल टीचर्स आर नॉट अलाउड टू टेक प्राइवेट ट्यूशन। जो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक रहते हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते हैं। फिर अंडर क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं उनको 5 साल का समय दिया जाता है ताकि वो BEd वगैरह करके अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा कर सकें। कोई भी बच्चा जिसने प्राइमरी एजुकेशन पूरी नहीं की है उसको स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है या फिर उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, द फीस ऑफ SC and ST इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट एज पर फिक्स्ड कंडीशन। अब प्राइवेट स्कूलों में भी जो प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइवेट प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले जो हैं उनकी फ़ीस सरकार पे करती है। फॉर द कंप्लेंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ, शेड्यूल्ड मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल और स्टेट काउंसिल हैज़ बीन प्रोवाइडेड। अब इसके लिए भी ये एक बॉडी बनाई गई है जो ध्यान रखती है कि हर एक स्टेट के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। फॉर द ब्रीच ऑफ दिस एक्ट, द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल में भी, अगर इस कानून को तोड़ा जाए तो स्कूल का डायरेक्टर जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो, उसको फाइन किया जा सकता है या फिर स्कूल को बंद भी किया जा सकता है, उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। आगे है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके मुताबिक हर एक आदमी जो है उसको एक न्यूट्रिशियस फूड मिले, यानी कि उसको प्रॉपर खाना मिल सके, एक हेल्दी फूड मिल सके, वो उसका अधिकार है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी, यानी कि सबको अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना मुहैया करवाना, ये सरकार का उद्देश्य है। अब इसके मुताबिक बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाने की पूर्ति करवाना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाना कम होता जाएगा, तो ऐसे में हर एक व्यक्ति को क्वालिटी का खाना मिले, अच्छी क्वालिटी का और प्रॉपर क्वांटिटी में खाना मिले और कम दाम पे मिले, ये इस बिल की मेन बात है, खासियत है। एंड इसके अलावा माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए, यानी कि जो खाने न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बच्चों के अंदर खासकर, इस चीज़ को रोकने के लिए आंगनवाड़ीज़ बनाई जाती हैं ताकि वहाँ पर बच्चों को खाना भी प्रॉपरली मिल सके। और इवन प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है कि खाने की कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए। भारत के हर एक नागरिक को अच्छा खाना मिले, न्यूट्रिशियस खाना मिले, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए। क्या किया गया आगे देखते हैं। PDS सिस्टम शुरू किया गया। PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आप जानते हैं राशन की दुकानें होती हैं मोहल्लों में, मोहल्ले के अंदर राशन की दुकान पे जो BPL कार्ड वाले होते हैं, कार्ड लेकर जाते हैं और वहाँ पे उनको एक फिक्स किया जाता है कि इतना आपको चावल, गेहूँ, दाल, सब चीज़ें, कैरोसिन वगैरह मिलेगा, तो वो सब चीज़ें दी जाती हैं। तो ऐसे लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते उनको भी लगभग 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो गेहूँ, ऐसे दामों पर दी जाती हैं चीज़ें, ताकि खाने के लिए कोई भी आदमी भूखा न रहे। तो ऐसी फैमिली जिनको हम अंत्योदय योजना या अंत्योदय फैमिली बोलते हैं, BPL लिस्ट में जो लोग होते हैं, उन लोगों को अच्छी क्वालिटी का फूड मिले
एट कंसेशनल रेट, यानी कि कम दाम पे, ये इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। इवन प्रेग्नेंट वुमेन की बात की जाए, फीडिंग मदर्स, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ हैं, वो लोग हैं, उनको भी अच्छा खाना मिल सके, इसका भी इस बिल के अंदर उल्लेख किया गया है। आगे सम लेजिस्लेटिव प्रोविजंस की बात करें। अब इसके अंतर्गत मां अन्नपूर्णा योजना चालू की गई है, जिसमें मिडिल क्लास लोग जो हैं या पुअर फैमिलीज़ हैं, जो भले वो गांव में रहने वाले हैं, शहर में रहने वाले, उनको सब्सिडाइज रेट पे गेहूं दिया जाता है। जैसे गिवन 35 kg ऑफ ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट, 35 किलो गेहूं अंत्योदय फैमिलीज़ को हर महीने दिया जाता है। कितना गेहूँ? 35 किलो। तो 35 किलो गेहूँ से काफ़ी मतलब एक महीने का आपका जुगाड़ हो सकता है। तो 35 किलो गेहूं जो है वो सब्सिडाइज रेट, यानी कि 2 रुपये किलो, आप देख सकते हैं ना आगे, गेहूं का रेट कितना है? 2 रुपये किलो। चावल का रेट 3 रुपये किलो, और दालें जो है वो लगभग 1 रुपये किलो के हिसाब से इनको दी जाती है, फिक्स्ड क्वांटिटी में। ये नहीं कि आप भाई भर भर के वहाँ से ले जाओ और दूसरी दुकान पर जाके बेच दो, ये फिक्स्ड क्वान्टिटी में दी जाती है। तो क्वालिटी जो होती है अच्छी होती है। मैटरनिटी के समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 6,000 रुपये पे करेगी एज अ हेल्प टू मदर। मैटरनिटी के समय 6,000 रुपये माँ को हेल्प के रूप में दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिल, फूड सिक्योरिटी अलाउंस वुड बी गिवन टू द बेनिफिशियरी इन प्लेस ऑफ ग्रेन्स। जो फैमिली है उसको ग्रेन्स की जगह पर अलाउंस भी दिया जा सकता है, पैसे भी दिए जा सकते हैं। एज पर दिस एक्ट एवरी मंथ, हर महीने शुगर, सॉल्ट, कैरोसिन, ऑयल, ये सब चीज़ें उनको दी जाती हैं राशन की दुकानों पे। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस लिस्ट को अपडेट करती रहती है, ताकि ऐसे लोग जो कि जिनको ज़रूरत नहीं है, वो लोग भी, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर तो अमीर लोग सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं, तो लोग जो हैं वो जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि जो लोग जिनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन फिर भी वो लोग ले रहे हैं, यानी कि अनाज, उन लोगों को, जो लोग अनाज ले रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे लोगों का नाम अपडेट कर दिया जाता है, ग्राम पंचायत के अंदर डिस्प्ले कर दिया जाता है, वहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये लोग जो हैं इनको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, तो उन लोगों को नहीं दिया जाता है। फिर इसके अलावा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू की गई, यानी कि आप जानते हैं ना, अंगूठे लगाए जाते हैं हाथ की, पूरे वो स्कैनिंग किया जाता है। एपिक कार्ड बनाए गए, बार कोड, राशन कार्ड, फूड कूपन्स वगैरह दिए जाते हैं। फिर वेब कैमरा का यूज़ किया जाता है, ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई भी मतलब घपला ना किया जा सके। पहले क्या होता था पता है, जैसे मेरा राशन कार्ड है, उसको लेकर कोई भी दूसरा आदमी जाएगा तो राशन लेकर आएगा, यानी कि मेरे राशन कार्ड पे दूसरा आदमी भी ले सकता था। लेकिन अभी जिसका कार्ड है उसी को दिया जाएगा। उसके लिए क्या, अंगूठा वगैरह, आप आधार कार्ड वगैरह देखते हैं ना, वेरीफाई करते हैं, अंगूठा लगा दो, सब इस तरीके से सब किया जाता है। सो अंडर दिस बिल, इंटरनेशनल कंप्लेंट प्रिवेंटिव मैकेनिज्म हैज़ टू बी सेट अप विद अ व्यू टू रिमूवल ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट्स को खत्म करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, जो कि ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। अब राज्य अन्य आयोग जो है, राज्य अन्न आयोग, ये बनाया गया स्टेट के अंदर, और फूड कमिश्नर बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ताकि खाने के ऊपर जो फूड जो है हमारे राज्य के अंदर कितना है, उसको कितना हम बचा सकते हैं, कितना, मतलब वो सब एक कैलकुलेशन किया जा सके। फिर माँ अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कहा जाता है लगभग 3.82 करोड़ जो सिटीजन्स हैं उनको ग्रेन दिया जाता है कंसेशनल रेट पे। सच टाइप ऑफ वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह की जो स्कीम्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी इम्प्लीमेंट की जाती है, जिसमें लोगों को प्रॉपर खाना मुहैया करवाया जा सके। तो ये था हमारा चैप्टर सोशल चेंज। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।